आप एक रेपिस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? ये सवाल आपसे नहीं है, ये सवाल लेफ्ट लिबरल गैंग से है कि आप एक रेपिस्ट को कैसे डिफाइन करोगे, क्योंकि इस पर इन्होंने पूरी किताब लिख रखी है। देखिए, पहला कदम ये देखो कि आरोपी का धर्म क्या है। क्या वो हमारे एलीट लेली सर्कल में से एक है? और यही सेम चीज विक्टिम के साथ भी करो। उसका धर्म क्या है, वो कहाँ से आती है? दूसरा कदम, मामला आपस में ही निपटाने की कोशिश करो। इंटरनल कमेटी और 6 महीने के सबैटिकल का नाटक करके पुलिस को दूर रखो। तीसरा कदम, जब बात ना निपटे तो तीसरे कदम पर जाओ, विक्टिम को पब्लिकली शेम करने का, उसके चरित्र पर लांछन लगाने का, उसकी फोटोज लीक करने का और उसके ट्रॉमेटाइज होने पर सवाल उठाने का। चौथा कदम, और जब ये सब हो जाए तो पूरे मामले को ही एक पॉलिटिकल साजिश बताकर रफा दफा कर दो। इन लेफ्ट लिब्रंडुओं की हरकतें सुनकर अब तो ना अचंभा होता है ना गुस्सा आता है, कुछ नहीं, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं, इनके लिए ये कुछ नया नहीं है। इनके लिए सबसे ऊपर है अपनी नीचतापूर्ण विचारधारा और इनकी सिलेक्टिव कॉमरेडरी। और इसका प्राइम एग्जाम्पल है तरुण तेजपाल केस। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्स एडिटर तरुण तेजपाल को सेक्सुअल असॉल्ट और रेप का दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2021 में आए गोवा ट्रायल कोर्ट के उस बेहद परवर्टेड और शर्मनाक एक्विटल ऑर्डर को कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। 2021 में फास्ट ट्रैक ट्रायल कोर्ट की जज शमा जोशी ने तरुण तेजपाल को बाइज्जत बरी कर दिया था। और पता है क्यों किया था? क्योंकि ट्रायल कोर्ट को विक्टिम से एक आइडियल विक्टिम होने की एक्सपेक्टेशंस थी। ट्रायल कोर्ट ने 500 पन्नों के जजमेंट में विक्टिम की पोस्ट असॉल्ट डिमीनर पर पीएचडी कर डाली कि अगर इस लड़की के साथ लिफ्ट में रेप हुआ था तो ये अगले दिन सीसीटीवी में मुस्कुरा क्यों रही थी, ये बिल्कुल ट्रॉमेटाइज क्यों नहीं लग रही थी, उसने फिजिकल रेजिस्टेंस क्यों नहीं दिखाया। ट्रायल कोर्ट ने रेप के आरोपी को नहीं बल्कि उस 20 से 22 साल की मासूम जूनियर रिपोर्टर को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। उससे कोर्ट में 1000 पन्नों की ऐसी हरासिंग और ह्यूमिलेशन क्रॉस एग्जामिनेशन हुई जो शर्मनाक थी। लेकिन 13 साल के लंबे इंतजार के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने साफ कहा कि रेप सर्वाइवल कोई स्टीरियोटाइप टेम्पलेट नहीं होती जो हर इंसिडेंट के बाद एक जैसा रिएक्ट करे। हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का जजमेंट परवर्टेड था, प्री कंसीव्ड नोशंस पर बेस्ड था और तेजपाल के उन अपॉलजी ईमेल्स को इग्नोर कर रहा था जिसमें उसने खुद लिखा था कि उससे लैप्स ऑफ जजमेंट हुई है। लेकिन असली कहानी कोर्ट के अंदर की नहीं है, असली कहानी तो कोर्ट के बाहर बने उस इकोसिस्टम की है जिसमें सबसे बड़ा रोल निभाया इस लेफ्ट लिबरल मीडिया सर्किट की उन महिलाओं ने जो टीवी पर दिन रात स्मैश द पेट्रियार्की और विमेन राइट्स के लंबे लंबे भाषण देती हैं। जब एक आम औरत के साथ क्राइम होता है तो ये कैंडल लाइट लेके सड़कों पर उतर आती हैं, लेकिन जब क्राइम करने वाला इनका अपना तहलका का बॉस, इनका अपना प्रोग्रेसिव आइकॉन तरुण तेजपाल था, तो इन सभी फेमिनिस्ट देवियों ने मिलकर विक्टिम की लाइफ को नरक बना दिया था। मिसाल के तौर पर सबसे पहले बात करते हैं सोमा चौधरी की। सोमा चौधरी तब तहलका की मैनेजिंग एडिटर थी, यानी वर्कप्लेस पर एक सीनियर महिला ऑफिसर जिनकी कानूनी और मॉरल जिम्मेदारी थी कि वो वर्कप्लेस सेक्सुअल हरासमेंट पर बने पॉश एक्ट के तहत तुरंत एक्शन ले, पुलिस में एफआईआर करवाएं। लेकिन सोमा चौधरी ने क्या किया? जब विक्टिम ने 18 नवंबर 2013 को उन्हें अपना दर्द बताया तो सोमा ने पुलिस के पास जाने के बजाय इस रेप केस को तहलका का इंटरनल मैटर बना दिया। तेजपाल के एक अपॉलजी ईमेल को एक्सेप्ट किया जिसमें तेजपाल ने बड़ा एहसान जताते हुए कह दिया कि मैं 6 महीने के सबैटिकल पर जा रहा हूं। मतलब रेप जैसा संगीन अपराध का पनिशमेंट इनके सर्कल में क्या था? 6 महीने की छुट्टी। सोमा चौधरी ने उस वक्त इंस्टीट्यूशनल गैसलाइटिंग का सबसे गंदा रूप दिखाया। अपने ही जूनियर कलीग की चीख को दबाकर अपने मेल बॉस के करियर को शील्ड करती रही। और जब मामला लीक हुआ और पब्लिक प्रेशर बढ़ा
तब एंट्री होती है इस गैंग की दूसरी सेलिब्रिटी मधुकेश्वर की। मधुकेश्वर ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ट्विटर पर ओपन कैंपेन चलाया। उन्होंने रेप सर्वाइवर का नाम, उसकी फोटो, उसकी फैमिली डिटेल्स तक सोशल मीडिया पर पब्लिक कर दी। उन्होंने विक्टिम को हनी ट्रैप का हिस्सा बताया, उसके चरित्र पर गंदे गंदे लांछन लगाए और ये महिला गोवा पुलिस के सामने ये क्लेम करने लगी कि तेजपाल के खिलाफ ये सब एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। एक विक्टिम जो पहले से ही इतने बड़े ट्रॉमा से गुजर रही थी, उसे पब्लिकली नंगा करके उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई ताकि वो डर के मारे अपना केस वापस ले ले। लेकिन इनकी नीचता यही नहीं रुकी। इस नैरेटिव बिल्डिंग में तीसरा सबसे बड़ा और जहरीला वार किया निरुपमा शेखरी ने। वही अभिनंदन शेखरी की बहन, जिन्होंने न्यूज़ लॉन्ड्री पोर्टल पर एक ओपन लेटर लिखा जिसका टाइटल था लेटर टू तहलका असॉल्ट विक्टिम। इस आर्टिकल को पढ़कर किसी भी इंसान का खून खौल जाए। निरुपमा शेखरी उस आर्टिकल में रेप विक्टिम को एड्रेस करके लिखती हैं, आई डू नॉट सी यू एज अ विक्टिम अनलेस इट इज ऑफ बबल गम फेमिनिज्म। सोचिए, एक महिला दूसरी महिला से कह रही है कि मैं तुम्हें विक्टिम मानती ही नहीं। उस आर्टिकल में निरुपमा ने विक्टिम पर विक्टिम ब्लेमिंग का हर वो तीर चलाया जो एक क्रिमिनल डिफेंस वकील भी कोर्ट में चलाने से हिचकिचाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि तुम सेकेंड टाइम लिफ्ट में क्यों गई। उन्होंने पूछा कि तुमने तेजपाल को लात घूसे क्यों नहीं मारे, तुमने डिसेबल होकर होटल सिक्योरिटी को तुरंत क्यों नहीं बताया। उन्होंने लिखा कि तेजपाल तो मीडिया ट्रायल का विक्टिम है और विक्टिम को एक बेचारी विक्टिम की तरह एक्ट करना चाहिए था। ये वही न्यूज़ लॉन्ड्री और उसकी राइटर है जो दिन रात जर्नलिज्म के एथिक्स और जेंडर इक्वालिटी पर दूसरों को लेक्चर देते हैं, लेकिन जब इनके अपने आइडियोलॉजी का बड़ा सांड एक मासूम लड़की को लिफ्ट में घेर लेता है तो ये महिलाएं कलम उठाकर विक्टिम पर ही हमला बोल देती हैं। निरुपमा शेखरी का वो आर्टिकल इस बात का जीता जागता प्रूफ है कि इनका फेमिनिज्म कितना हॉलो, इतना मजाक और कितना कन्वीनियंट है। अब जब लोगों ने उन्हें कॉल आउट किया तो न्यूज़ लॉन्ड्री ने इस आर्टिकल को हटा दिया है। सोचिए, 13 सालों तक ये पोर्टल एक महिला के खिलाफ कैसी बातें लिखता रहा। इनके साथ साथ मनु जोसेफ जैसे इंटेलेक्चुअल राइटर्स ने आउटलुक मैगजीन में सीसीटीवी फुटेज के 5 सेकंड के क्लिप को डिसेक्ट करके लंबे लंबे आर्टिकल्स लिखे। उन्होंने विक्टिम के पोस्चर, उसके चलने के ढंग, उसके मुस्कुराने पर सवाल उठाए। उन्होंने तेजपाल के उस अपॉलॉजी ईमेल को, जिसमें उसने अपनी गलती मानी थी, उसे एक ड्रंकन मेंस फ्लर्टिंग कहकर डिसमिस करने की कोशिश की। यानी एक पावरफुल एडिटर अगर शराब पीकर अपनी जूनियर का सेक्सुअल असॉल्ट करे तो इसके एलीट सर्कल में वो हार्मलेस फ्लर्टिंग बन जाता है। और जब ये सारे हथकंडे फेल होने लगे तब इनका सबसे आखिरी और फेवरेट कार्ड निकला पॉलिटिकल वेंडेटा। इन्होंने कहना शुरू किया कि तहलका नहीं, क्योंकि पास्ट में राइट विंग पार्टियों के स्टिंग ऑपरेशंस किए थे, इसलिए गोवा पुलिस और बीजेपी सरकार तरुण तेजपाल को फंसा रही है। मतलब इनके हिसाब से एक महिला का रेप और सेक्सुअल हरासमेंट कुछ था ही नहीं, वो तो बस इनकी एंटी एस्टैब्लिशमेंट जर्नलिज्म को बचाने के लिए एक कोलेटरल डैमेज थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रूटिंग मॉरल डेके सिर्फ तरुण तेजपाल के केस तक सीमित था? बिल्कुल नहीं, ये इनकी पूरी विचारधारा का परमानेंट पैटर्न है। मिसाल के तौर पर फास्ट पोस्ट में छपी उस रिपोर्ट को देखिए जहां मी टू मूवमेंट के दौरान एक रेप सर्वाइवर ने लिखा था कि कैसे कठुआ रेप केस के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट को लीड करने वाले एक प्रोमिनेंट लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट ने ही उनका रेप किया। जब वो आदमी जमानत पर बाहर आया तो पूरा एक्टिविस्ट सर्किट उस रेपिस्ट को शील्ड कर रहा था और सर्वाइवर को चुप रहने की धमकियां दे रहा था। या फिर मीना कंडासामी जैसे रेडिकल वॉइसेस को देख लीजिए, जिन्होंने अपनी ही वायलेंट एब्यूसिव पार्टनर या रेपिस्ट को पब्लिकली फॉरगिव करने का ज्ञान बांटा, क्योंकि वो उनकी आइडियोलॉजिकल फाइट और कॉमरेड इकोसिस्टम का हिस्सा था। सोचिए, इनके लिए रेप जैसा अपराध भी आइडियोलॉजी और कॉमरेडशिप के आगे छोटा पड़ जाता है। अगर रेपिस्ट इनके मार्च में फ्लैग लेके खड़ा है तो इनके लिए उसके सारे गुनाह माफ हैं।
अब जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल को 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई है तो ये सिर्फ तरुण तेजपाल की हार नहीं है, ये उस पूरे लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की हार है जिसमें सोमा चौधरी, मधु किश्वर और निरुपमा शेखरी जैसे लोग बैठे हैं। ये फैसला उन सभी महिलाओं के मुंह पर एक करारा तमाचा है जिन्होंने अपने पॉलिटिकल सर्कल और आइडियोलॉजी के आगे एक लड़की के दर्द को रौंद दिया था। ये केस हमको सिखाता है कि इन लेली गैंग के लिए महिला सुरक्षा, पॉश एक्ट और मी टू सिर्फ तब तक सही है जब तक आरोपी कोई दूसरी विचारधारा का बंदा हो। जैसे ही आरोपी इनके अपने ड्राइंग रूम का पार्ट निकलता है, इनका सारा फेमिनिज्म हवा हो जाता है और बाहर आती है इनकी वही घिनौनी हिपोक्रेसी, नीचतापूर्ण विचारधारा और इनकी सिलेक्टिव कॉमरेडरी।